हेलो बच्चों, वेलकम टू ई रसायन। हम लोग कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक के लिए काम करती हैं। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, जो वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है डी ब्लॉक के लिए, वो हम लोग करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट वेरी करने वाला है। तो आइए देखते हैं बच्चों। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल के जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। बस एक एक्सेप्ट जो हमारा एक फैक्ट होता है, जो हमारे जेडन जिंक होता है और कैडमियम और जो मरकरी वाला जो ग्रुप होता है हमारा, इनको छोड़ के बाकी सारे जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनका जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो बहुत ही हाई होता है। तो इनका क्यों नहीं होता? जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि ये जो होते हैं हमारी जो डी ऑर्बिटल होती है वो ऑलमोस्ट फुल होती है। D10 होता है उसकी हमारी जो डी ऑर्बिटल होती है वो फुल होती है, इसलिए उसकी जो बॉन्डिंग होती है इंटर एटॉमिक मेटल की जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी हार्ड नहीं हो पाती, जिससे कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है बच्चों। अभी हम लोग समझेंगे बच्चों कि किस तरीके से हमारी जो ये जो डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट को लो या फिर हाई करने में इम्पार्ट करते हैं, कैसे भूमिका निभाते हैं या किस तरीके से उसको डिसाइड करते हैं बच्चों। तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों ट्रांजिशन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो मेनली 2 फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिसाइड करते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर है हमारा बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा फैक्टर हमारा बनता है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों कैसे ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट को या हार्डनेस ऑफ मेटल्स को? तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट जो हमारा 3D सीरीज होती है वो होती है हमारी स्कैंडियम, ये हमारी जो है वो 3D सीरीज़ है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चों तो जो हमारा ये D होता है, ये D1 होता है S2, ये हमारा होता है D2 S2, इस तरीके से D3 S3 एंड D5 S1 एंड D5 S2, इसी तरीके से ये होता है हमारा D6 S2, D7 S2, D8 S2 एंड D10 S2 S1। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि हमारे, अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डी में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6 और यहाँ पर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो बच्चों हम लोगों ने जो वेरिएशन देखा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है और देन जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर यहाँ से डिक्रीज़ करने लगता है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ करने लगता है और यहाँ से स्कैंडियम से हमारा क्रोमियम तक इंक्रीज़ करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ते हैं इन ट्रांजिशन मेटल, तो बच्चों क्या होता है, जो उसके अंदर की इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रेंथन होती है, वो बढ़ती है, जिससे कि उसकी हार्डनेस, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता है बच्चों। तो अगर इस फैक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ करेगी और उसके बाद हमारी डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो अगर हम लोग बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो जनरली हमारा ये क्रोमियम तक इंक्रीज़ करना चाहिए और उसके बाद डायरेक्टली डिक्रीज़ करना चाहिए। इस तरीके का ग्राफ होना चाहिए। बट एक जो फैक्ट है
रिलेटेड टू दिस Mn, वो क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिमिलर टू Zn का जैसे हमारा D10s2 होता है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है हमारा, और ये हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। तो दोनों ही हमारे बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसीलिए बच्चों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो शो करता है हमारा ग्राफ में। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ ना होके ये जो हमारा यहाँ पर एक डीप डिक्रीज दिखाता है हमारा Mn, और फिर यहाँ से हमारा नॉर्मल ग्राफ जाता है। इस तरीके से हमारा ग्राफ दिखाई पड़ता है वेरिएशन, मेल्टिंग पॉइंट के वेरिएशन के लिए। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो हमारा 3D सीरीज़ का ग्राफ है, और हमारा एटॉमिक नंबर वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमारा ये ग्राफ इस तरीके से दिखाई पड़ता है बच्चों। तो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिसने डायरेक्टली डिसाइड किया है वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन ट्रांजिशन मेटल को। वो हमारे जो दो फैक्टर हैं वो डायरेक्टली हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा सेकंड फैक्टर होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चों इस तरीके से आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन होता है इन ट्रांजिशन मेटल। और अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा ये 3D सीरीज़ है, इस तरीके से जो हमारी 4D और 5D सीरीज़ होती है उसका वेरिएशन कैसे होता है। तो हमारी 4D जो इसके नेक्स्ट सीरीज़ आती है 4D सीरीज़, उनके सबके जो हमारा वेरिएशन होता है बिल्कुल सेम शो करता है, बस उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो थोड़ी सी अप हो। इस तरीके से हमारा ग्राफ शो करता है। तो बच्चों जैसे कि आप लोग ग्राफ में देख पा रहे हैं, जो हमारा 3D सीरीज़ का ग्राफ है उसका वेरिएशन है वो हमारा क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इंक्रीज़ कर रहा है। देन हमारा एक डीप फॉल होती है Mn की ग्राफ में, और फिर हमारा डिक्रीज डाउन होता है Cu तक, कॉपर तक। तो बच्चों ये जो Mn है ये जो हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो शो होता है। इसी तरीके से जब 4D सीरीज़ में चलते हैं तो वो हमारा सेम वेरिएशन आता है, बस वैल्यूज़ जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट्स की हैं वो थोड़ी सी हाई होती है, जो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन द मेटेलिक इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण। तो बच्चों उसमें भी हमारा जो TC एलिमेंट है वो भी हमारा Mn के जैसे एक डीप फॉल दिखाता है ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो इस तरीके से जो हमारा Mn और TC है ये दो हमारे डी फॉल दिखाते हैं। ये Mn हमारा 3D सीरीज़ का एलिमेंट है और हमारा ये जो TC है वो हमारा 4D सीरीज़ का एलिमेंट है। इसी तरीके से 5D सीरीज़ में थोड़ी सी जो वैल्यूज़ होती हैं वो और अप दिखाती हैं, लेकिन वेरिएशन सेम रहता है यहाँ पर, लेकिन Mn और TC जैसा यहाँ पर फॉल देखने को बच्चों नहीं मिलता। इस तरीके से हम लोगों ने देखा बच्चों कि कैसे हमारी 3D 4D और 5D सीरीज़ का जो वेरिएशन होता है मेल्टिंग पॉइंट का वो कैसे काम करता है, कौन से फैक्टर्स उसको डिसाइड करते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग एक फ्लो चार्ट से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारी इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही थी। जैसे ही हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे बच्चों, वैसे ही हमारी इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग भी इंक्रीज हो रही थी। आज जब ये बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो भी हमारी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब बच्चों होता है कि जो एटम बनाने के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी हमको ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि हमारी जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो रही है। और स्ट्रांग क्यों हो रही है? हमारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होगी, उतनी हार्ड होगी, और उतनी ही हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको एटम बनाने के लिए, उसको अलग करने के लिए। तो बच्चों अगर हमसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी वेरिएशन पूछा जाता है तो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये फॉलो करता है और डिसाइड करता है हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
तो जैसे हमारे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये डिसाइड कर रहा है डायरेक्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। तो बच्चों आज हम लोगों ने दो वेरिएशंस देखे, हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का और हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इसी पैटर्न पर फॉलो करता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को बच्चों समझ आ गया होगा इन दोनों का वेरिएशन इन डी ब्लॉक्स। और आगे हम लोग करेंगे अगला जो हमारा पैटर्न है वेरिएशन है वो है हमारा एटॉमिक और रेडियाई आयनिक रेडियाई का। तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।